हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो मैं विपिन सर आप लोगों के अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम चैप्टर का स्टडी करा रहा हूं। और आज इसका दूसरा लेक्चर वीडियो आप लोगों के सामने है। पहला लेक्चर वीडियो आपको कल प्रोवाइड किया गया और दूसरा लेक्चर वीडियो आज आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कल हमने वीडियो में क्या पढ़ा। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने नोट्स बनाया, आपने वीडियो देखा हो, तो कल मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इनका किन किन क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में, क्या इसकी लिमिटेशन है ये भी मैंने बताया, और क्या एप्लीकेशन है ये भी मैंने कल के वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो एक बार नए टॉपिक को शुरू करने से पहले कल के टॉपिक को रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाफट कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों या उनके प्रक्रियाओं का प्रयोग औद्योगिक स्तर पे करके पदार्थों को प्रोडक्ट कराना, पदार्थों को उत्पादन कराना, निर्माण कराना ही जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, मैंने कल आपको इस वीडियो में बताया। और जैव प्रौद्योगिकी के एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ईस्ट द्वारा मदिरा का उत्पादन करना, ईस्ट द्वारा अल्कोहल का उत्पादन करना और बीटी फसल का उत्पादन करना, ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण करना, फसलों में के नस्लों में सुधार करना, इन्वायरमेंट और ऊर्जा को स्वच्छ बनाए रखना आदि क्षेत्रों में आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कल के वीडियो में एक क्वेश्चन कवर हो गया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके 4 महत्व या अनुप्रयोग बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कल का वीडियो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने कल छोड़ा था कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, कल बताया था। पहला क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है बेटा, उसे जीनी इंजीनियरिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात जीनी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले की बात करें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताना चाह रहे हैं। अभियांत्रिकी की जो इंग्लिश होती बेटा इंजीनियरिंग। कभी आपने सुना हो कि आप कुछ कर रहे हो और अपने घर का या कोई भी व्यक्ति बोलता है क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो? क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो मतलब हेर फेर करना एक तरह से। ठीक है, जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उसमें अगर आप कुछ करने लगते हो तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है कि क्या उसमें इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप। तो इंजीनियरिंग की हिंदी क्या होती है? अभियांत्रिकी। और इंजीनियरिंग करने का मतलब हेर फेर करना। हेर फेर का मतलब इधर का उधर करना। ठीक है, और किसमें करना? आनुवांशिक अर्थात जीनी। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है या जीन जो कहते हो। ठीक है, आपने सुना जो लक्षणों को क्या करता है, किसी भी जीवधारी के लक्षणों का नियमन करता है, वो डीएनए उस जीन में ही हेर फेर कर देना, अर्थात किसी जीव के डीएनए या जीन में हेर फेर करना। ठीक है, क्या कहलाता है? जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, एक बेसिक रूप से आपके दिमाग में पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीनी इंजीनियरिंग क्या है, अर्थात जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डिफिनीशन आपको एक सरल लैंग्वेज में डिफिनीशन बताने का प्रयास किया है कि जीनी इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी जीव के, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी जीव के, वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, तो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण, ठीक है, तकनीक का प्रयोग करके पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण करके जीवों में स्थानांतरित करके उसमें नए लक्षणों का, ठीक है, अर्थात वांछित लक्षणों वाले डीएनए या खंडे को समावेश करके, ठीक है, क्या किया जाता है? नए लक्षणों का विकास किया जाता है। ठीक है, नए लक्षणों का विकास किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और इसमें बने नए वांछित लक्षण वाले जीव को हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव अर्थात जीएमओ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर किसी जीव यानी प्लांट और एनिमल के जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उसका होता है, उसमें हम क्या करते हैं? बोलो,
जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग करके उस डीएनए में क्या करते हैं, हेर फेर कर देते हैं, जिससे वो डीएनए अब क्या कहलाएगा, पुनर्संयोजित डीएनए कहलाता है। और हेर फेर करने के बाद जो डीएनए बना है अब उसे किसी दूसरे जीव में हम क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं और स्थानांतरित करके उसमें नए लक्षण, वांछित लक्षणों का विकास करते हैं, समावेश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तथा इसमें जो बने वांछित लक्षण वाला जीव है जिसमें हमने उस डीएनए को डाला है, तो वो डीएनए, वो जीन उसके शरीर में जा क्या कर उस टाइप का लक्षण विकसित करेगा, तो अब वो जीव क्या कहलाएगा, जीएमओ कहलाएगा, अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाता है। ठीक है, एक लाइन और है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी जीव के अवांछित खंडों को, ठीक है, मतलब जीन इंजीनियरिंग जो होता है उसमें किसी जीव के डीएनए के जो अवांछित खंड होते हैं उन खंडों को कट करके अलग करके उसमें वांछित लक्षण वाले खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं, जिसे पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। अब इसी डीएनए को किसी जीव कोशिका में प्रविष्ट करा के क्या करते हैं, नए लक्षणों का विकास या समावेश कराते हैं। यही प्रक्रिया जीन इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा मैंने कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी जीव के अवांछित खंडों को हटाकर उसमें वांछित खंड के डीएनए को जोड़ा जाता है। यही मेन काम होता है किसमें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैसे ये किसी जीव का मान लीजिए आपका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, अब हमको पता है कि डीएनए के इस वाले खंड में अवांछित लक्षण है। ठीक है, अवांछित लक्षण वाला खंड है ये। ठीक है, अवांछित लक्षण मतलब कि उस जीव में, इस खंड में कोई ऐसा जीन है जो घातक रोग या कोई और प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, विशेष पदार्थों की सहायता से कट करेंगे, कट करके इसे हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद क्या करते हैं कि इसमें कोई दूसरा डीएनए का खंड हम क्या करते हैं, वांछित लक्षण वाले डीएनए के खंडों को इस तरह से जोड़ देते हैं। जुड़ गया, जुड़ने के बाद अब इस डीएनए को क्या कहेंगे, पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए को अब हम क्या करते हैं, किसी जीव की कोशिका में डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद अब इस जीव का जब डेवलपमेंट होगा उसमें जो ये खंड वाला डीएनए जोड़े हो ना, इसमें जो जीन है वो नया लक्षण क्या करेगा, इस जीव में विकसित करेगा, डेवलप करेगा। तो ऐसे जीव को हम जीएमओ कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। और ऐसे डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। और ऐसी तकनीक को पुनर्संयोजित तकनीक कहते हैं। और ऐसी अभियांत्रिकी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं गाइस। ठीक है, आज इस तकनीक का, इस सिद्धांत का प्रयोग खासकर प्लांट में बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि नए नए वैरायटी के प्लांट आपके सामने क्या हो रहे हैं, फसलों में दिख रहे हैं। नए नए वैरायटी के फूलों के पौधों को क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, किस द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा। ठीक है कि नहीं, तो ये सब इसी का परिणाम है। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण कौन कौन से। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि वांछित खंड को जोड़ा और अवांछित खंड को काटा जाता है। तो किसके द्वारा काटते हैं और किसके द्वारा जोड़ते हैं। भाई हमें इंजीनियरिंग करनी है किसी चीज़ में, तो हमें कुछ तो चाहिए, कुछ औजार चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए जिससे हम हेर फेर कर सकें। तो ये प्रक्रिया जो की जाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया है, वो किस उपकरण की सहायता से करते हैं। तो वही मैंने लिखा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण में कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रायः डीएनए के अवांछित खंडों को हटाकर काटकर उसमें वांछित खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी उपकरण कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपसे पूछ लिया गया आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, उसके उपकरण बताइए। ठीक है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी तो मैंने आपको ये बताया, और इसके उपकरण क्या हैं। तो आप कहोगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त वह पदार्थ जिसकी सहायता से डीएनए को क्या काट कर जोड़ करके नया डीएनए बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते कौन कौन सा उपकरण है। तो यहाँ पर दिया भी है कि जो निम्नलिखित है। नंबर 1 लाइसोजाइम, ये पहला उपकरण है। फिर निर्बंधन एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। और फास्फेटेज एंजाइम,
और डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये 4 प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो क्या कहलाते हैं भैया, डीएनए बोलो पुनर्संयोजित डीएनए के उपकरण या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, इनका भी हम डिटेल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तब से आप इन सबको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सभी गाइस नोट करें फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं एक एक उपकरण का डिटेल बताने कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी करते समय, ठीक है, कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप भी किसी भी सिस्टम में क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, फिर करते हैं, तो जो उपकरण है वो एक ही उपकरण से सारा काम नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो वैसे इंजीनियरिंग करते समय कई टाइप के उपकरण होते हैं जो इंजीनियरिंग करने में हेल्प करते हैं, अर्थात डीएनए के खंडों को काटने, जोड़ने और उसमें नए लक्षण वाले खंडों को समावेश करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण में अगर पहले की बात करें हम, तो लाइसोजाइम है। ठीक है, पहला क्या है, लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम, ठीक है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है कि नहीं, यह एक प्रकार का एंजाइम है जिसके द्वारा कोशिका भित्ति को गला करके, अर्थात किसी जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला करके उसके डीएनए को अलग किया जाता है, और इसे लयन एंजाइम भी कहते हैं। लयन मीन्स होता है नष्ट करने वाला एंजाइम। जैसे ये मान लीजिए कोई जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका है, ठीक है ना, तो इसमें मान लीजिए ये डीएनए है इस तरह से, तो अब क्या करते हैं कि ये एंजाइम क्या है, इसके ऊपर डाल देते हैं, तो ये कोशिका भित्ति जो आवरण है ये क्या होता है, गल जाता है और डीएनए बाहर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डीएनए अलग हो जाता है। तो इस तरह से इस क्रिया को, इस उपकरण को हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, मतलब इतना याद रखना है, लाइसोजाइम एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जो लाइटिक अर्थात कोशिका भित्ति को नष्ट करके, गला करके डीएनए को बाहर करने का काम करता है, ऐसे उपकरण को लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो दूसरा है अंतःनिर्बंधन एंजाइम अर्थात प्रतिबंधन एंजाइम है। ठीक है, तो ये अंतःनिर्बंधन एंजाइम प्रतिबंधन क्या करता है, तो डीएनए के अवांछित खंडों को काट कर अलग करने वाले एंजाइम को ही प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। मतलब अगर एग्जाम में पूछ लिया अंतःनिर्बंधन या प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो आप कहोगे कि डीएनए में जो अवांछित खंड होते हैं उसको काट के हटाने का कार्य जो करे वही क्या है, आपका अंतःनिर्बंधन या प्रतिबंधन एंजाइम होता है। ठीक है, यह एंजाइम जीवाणु में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं की कोशिकाओं में ये एंजाइम क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, दरअसल वैज्ञानिकों ने देखा कि जीवाणु में एक विशेष प्रकार का आपका क्या एंजाइम होता है, जो कि जीवाणु पे जो वायरस होता है उस वायरस के डीएनए को ये एंजाइम काट करके वायरस को खत्म कर देते हैं और जीवाणु बचा रह जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी जीवाणु के इस एंजाइम को निकाल लिया, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने डीएनए को काटने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला करके ये डीएनए को काटने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, सीधा सीधा जैसे ये आपका डीएनए है ना, सपोज करिए ये डीएनए है और इस डीएनए में ये जो खंड है, ये खंड इतना क्या है, अवांछित है। अब हमें इसे काटना है तो यहाँ कैंची तो चलेगी नहीं, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है, आँख से दिखती नहीं है, तो उसके अंदर डीएनए कहाँ से आप देख पाओगे, उस पर कैंची कहाँ चला पाओगे, इसलिए इसे काटने के लिए एक एंजाइम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस पर अगर ये एंजाइम इस पर डाल देंगे तो ये डीएनए का खंड यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही काम करता है। तो एक बार फिर से देखिए कि डीएनए के अवांछित खंडों को काटकर अलग करने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम जीवाणु में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जहां पर ये वायरस डीएनए को काट करके वायरस को नष्ट कर देते हैं और जीवाणु को बचा लेते हैं। ठीक है, इसे डीएनए की कैंची भी कहते हैं दोस्तों, या आणविक कैंची कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये काम करेगा कि डीएनए की कैंची या डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं। तो बोलो भैया, जो डीएनए कैंची मतलब कपड़े कैंची माने कपड़े काटने वाला है ना, बाल कैंची बाल काटते, तो डीएनए कैंची मतलब डीएनए को
काटने वाला, डीएनए के अवांछित खंड को अलग करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? डीएनए की कैंची या आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें दोस्तों, 230 प्रकार के जीवाणुओं से 900 से भी अधिक प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को प्राप्त किया जा चुका है। मतलब इस तरह के एंजाइम को 900 प्रकार के इस तरह के एंजाइम को क्या किया गया? जैसे कैंची में बहुत सारी कैंचियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, वैसे अंतःनिर्बंधन एंजाइम 900 प्रकार के इस एंजाइम को 250 जीवाणुओं से अलग किया जा चुका है अब तक। ठीक है, प्राप्त किया जा चुका है। तो ये हो गया। अब डीएनए क्या हुआ? पहले तो डीएनए अलग हुआ, फिर उसके खंडों काटा गया, अब उसमें क्या करेंगे? जोड़ने का भी कार्य करेंगे ना। फिर और अगला उपकरण है फास्फेटेज एंजाइम दोस्तों। ठीक है, यह भी एक एंजाइम है जो डीएनए के 5 सिरे से एक फास्फेटेज समूह को हटा देता है। ठीक है, दरअसल डीएनए का जो किनारा है 5-3 और 3-5 टाइप का होता है। ठीक है कि नहीं, अभी आगे बताया जाएगा। तो ये क्या करता है कि इसको ये एंजाइम क्या करता है? उसके सिरे से एक फास्फेटेज एंजाइम को हटा देता है, एक फास्फेटेज समूह को हटा देता है, जिससे कि डीएनए क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डीएनए गोला होकर के वृत्ताकार डीएनए में बदल जाए। ठीक है, तो हटा देता है, जिससे पुनः डीएनए का सिरा जुड़कर वृत्ताकार डीएनए में ना बदल जाए। ठीक है कि नहीं, इस तरह से ये हो गया। और तीसरे की बात करें, डीएनए लाइगेज, वेरी इंपॉर्टेंट, यह डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कट किया, अब कोई तीसरा खंड है, ये कोई डीएनए का अच्छा खंड है, इसको यहाँ जोड़ना चाहते हो तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज कहता है। तो दो यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना, डीएनए का काटने वाला क्या है? अंतःनिर्बंधन प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए की कैंची या आणविक कैंची। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। इसे डीएनए का फेविक्विक या फेविकोल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के क्या हुआ? यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो गया। तो अब जोड़ देगा, तो जोड़ने के बाद जो डीएनए बनेगा वो क्या होगा? पुनर्संयोजित डीएनए होगा। ठीक है कि नहीं? तो बस यही क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्या है? कुछ उपकरण थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है 1 नंबर की। अगर पूछेगा तो आणविक कैंची किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। और डीएनए को जोड़ने का कार्य करने वाले एंजाइम डीएनए लाइगेज या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण क्या है? तो ये आपका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सभी लोग नोट करें फटाफट। तो गाइस नोट कर लिया होगा आपने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण के बाद अगर हम चर्चा करें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपकरण तो आपने देख लिया, बट कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं? ठीक है, कौन कौन से चरण क्या होते हैं उसमें फॉलो किए जाते हैं? तो पहला इसमें यहाँ मैंने लिखा भी है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग करते समय कौन कौन से चरण का पालन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप उसमें, ठीक है, अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले वांछित जीन का विलगन किया जाता है। ठीक है, वांछित जीन का विलगन मतलब कि जो ऐसा जीन जो वांछित अर्थात इच्छा अनुसार उसे क्या करना चाहते हो, उसमें हेर फेर करना चाहते हो, उसका विलगन करिए, अर्थात उसे कोशिका से कोशिका भित्ति को गलाकर लाइसोजाइम एंजाइम डालकर अलग करिए। ठीक है, सबसे पहले यही किया जाता है। तो इसे ही वांछित जीन का विलगन कहते हैं, अर्थात आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक है, वांछित जीन का आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब कि कोशिका भित्ति को गलाकर डीएनए को उसमें से अलग करना, सबसे पहला काम किया जाता है। दूसरा, वाहक डीएनए अणु का चयन किया जाता है। ठीक है, वाहक डीएनए अणु का चयन मतलब कि जब उसको अलग किया तो अब उसमें कौन सा किस जीव का डीएनए हम इंटर कराएंगे उसका चयन करते हैं, अर्थात सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर इसके बाद चयन करने के बाद तीसरा स्टेप जो अपनाते हैं कि वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़ देते हैं। ठीक है, वांछित जीन ये है, वाहक डीएनए ये है, इसको इससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे एक नया डीएनए बन जाता है जिसे पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। तो इस अणु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको अलग किया, फिर इसको इससे जोड़ा, जोड़ करके एक नए डीएनए का निर्माण किया गया जिसे पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, अर्थात इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये किया जाता है। तीसरे स्टेप की बात अगर हम बात करें तो जो चौथा स्टेप हमारा होता है, अंतिम स्टेप, क्लोनिंग संवाहक
या पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजीकरण करा जाता है, अर्थात जो ये पुनर्संयोजित डीएनए अणु बना है इसका समूहन करते हैं, पुंजीकरण करते हैं, अर्थात क्लोनिंग ऑफ वेक्टर या क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अर्थात बने हुए पुनर्संयोजन डीएनए का क्या करते हैं, फोटोस्टेट करते हैं, कॉपी करते हैं, क्लोन करते हैं और काफ़ी भारी संख्या में कई पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उसे जिस जीव में हम क्या करें, इंटर कर दें, तो अब ये डीएनए उस जीव में जाकर नए लक्षणों का क्या करता है, विकास करता है, निर्माण करता है। ठीक है कि नहीं। तो ये रहा बेटा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण। तो 4 चरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे भी नोट करते हैं, फिर हम चलते हैं प्लाज्मिड के बारे में चर्चा करने। ठीक है, सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे जो कि आपके पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है और टिप्पणी के रूप में 2 या 1 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अंशाल उठाइए और अंशाल उठा करके चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग क्या है, प्लाज्मिड है क्या। ठीक है गाइज, तो आज हम देखेंगे कि इसमें अब प्लाज्मिड क्या होता है। तो दोस्तों एक प्रकार का प्लाज्मिड क्या है, डीएनए ही होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जीव का जो डीएनए होता है, वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार अगर देखें, वो सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा इस तरह से होता है। ठीक है कि नहीं, अर्थात इस तरह से होता है। ठीक है, किसी जीव का जो डीएनए है कुछ इस तरह से सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा द्विकुंडलित होता है। लेकिन जीवाणुओं की अधिकांश जातियों में देखा गया है कि 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं। एक तो धागे नुमा पाए जाते हैं इसी टाइप का, और एक इसके अतिरिक्त भी गोलाकार, वृत्ताकार, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो उसी गोलाकार या वृत्ताकार डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, उसका एक नया नाम पड़ा प्लाज्मिड। तो आइए देखते हैं क्या प्लाज्मिड कैसे, यह लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि जीवाणुओं की यानी बैक्टीरिया की अधिकांश जातियों में केंद्रकाभ में स्थित, ठीक है, जीवाणु एक कोश की प्राणी है और एक कोश की जीवों में केंद्रक अनुपस्थित होता है, बल्कि उसकी जगह पे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं की अधिकांश जातियों में केंद्रकाभ में स्थित प्रमुख वृत्ताकार डीएनए अणु यानी गुणसूत्र के अतिरिक्त, ठीक है, गुणसूत्र के अतिरिक्त साइटोसोल में प्रायः 1 से 100 तक, ठीक है, कितने, 1 से 100 तक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जो जीवाणु का डीएनए प्लाज्मिड डीएनए की अपेक्षा 100 गुना बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, 100 गुना, मतलब जो जीवाणु का मूल डीएनए है, ठीक है, वो क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए यानी प्लाज्मिड की अपेक्षा 100 गुना लंबा होता है। प्लाज्मिड लंबा नहीं होता है, बल्कि उसका जीवाणु का डीएनए लंबा होता है देन प्लाज्मिड। ठीक है, अगर ये प्लाज्मिड है मान लीजिए, तो इसका 100 गुना यानी इतना बड़ा क्या होगा, इसका डीएनए होता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा प्लाज्मिड। आपको इतना याद रखना है कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले वृत्ताकार या गोलाकार डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और यह जीवाणुओं में 1 से 100 तक की संख्या में पाई है, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 80, किसी में 100, इतना तक कि एक जीवाणु के अंदर ये वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्लाज्मिड कहते हैं। बाई फिगर आप समझ लीजिए, यहाँ फिगर बना है, ये एक जीवाणु कोशिका है जिसकी संरचना कैप्सूल जैसी होती है और ये चारों तरफ का आवरण इसकी कोशिका भित्ति कहलाती है। और ये जो आप निकला है देख रहे हैं, फ्लैजिला है, कशाभिका है, जो जीवाणु को गति करने में क्या करता है, हेल्प प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है कि नहीं। अब ये जीवाणु में अंदर देखिए धागे नुमा, जो पहला इधर धागा जो दिख रहा है, ये यही वास्तविक डीएनए है, जीवाणु का डीएनए है। ठीक है कि नहीं, ये बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है या गुणसूत्र कहलाता है। अब इसको छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त भी आप देखो, ये वृत्ताकार अर्थात गोलाकार देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप पे क्या बोलो, वृत्ताकार गोलाकार संरचना है। तो ये वृत्ताकार गोलाकार संरचना भी एक प्रकार का डीएनए ही होता है। इसी को क्या साइंटिस्टों ने क्या बोल दिया, प्लाज्मिड बोल दिया। ठीक है, इसी का नाम क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है गाइस,
तो इसी प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु है, ये जो धागा है ये जीवाणु का डीएनए है, और इसमें जो वृत्ताकार गोलाकार आप देख रहे हैं ये इसी वृत्ताकार डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्योंकि आपको पता है डीएनए वृत्ताकार नहीं होता है, सभी जीवों में डीएनए कैसे होता है, सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा, लेकिन जीवाणु में वृत्ताकार पाया जाता है, इसलिए एक अलग प्रकार का डीएनए है, इसीलिए इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका, ठीक है, प्लाज्मिड क्लियर हो गया। तो ये भी दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। तो ये पेपर में पूछा जाता है प्लाज्मिड, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, सभी गाइज नोट करें। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करें सभी गाइज, फटाफट लाइक करिए और एक कमेंट करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और वीडियो को हम आगे भी और टॉपिक को और अच्छे से बताने का प्रयास करें गाइज। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक आपका कमेंट हमें उत्साहित करने का काम करता है गाइज। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के डेट लगभग मैंने कहा था कल के वीडियो में कि 1 अप्रैल से हो सकता है शुरू हो जाए, तो अभी से आप स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान बनाइए और प्लान के तहत पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, और उसी के तहत हर विषय को कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी को आप 1 से 2 घंटे का समय दीजिए, बाकी हिंदी अंग्रेजी को भी 1 घंटे दीजिए और अच्छी तैयारी करिए। और आई होप कि बायोलॉजी जो भी वीडियो बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है, सब एग्जाम में आने हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जितना बता दूंगा आपको बायोलॉजी क्वेश्चन में बेटा, वही क्वेश्चन नियर अबाउट आने हैं, कहीं बाहर से नहीं आना। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो को, सभी हेडिंग को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए, ये एग्जाम के समय में हेल्पफुल होंगे। क्योंकि हैंडमेड नोट जो होता है बेटा, हाथ से बना हुआ जो नोट्स होता है खुद के हाथ से, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, दिमाग उसको आसानी से क्या करता है, रीड कर लेता है। किसी दूसरे का बना हुआ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, या आप पढ़ते हो या विद्या से पढ़ते हो किसी और से, तो उसके लैंग्वेज कुछ इस तरह से होते जो आपके दिमाग को आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है गाइस, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, लग जाइए, जुड़ जाइए और आज से ही शुरू कर दीजिए तैयारी। ठीक है कि नहीं, तो हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसके पार्ट के तीसरे वीडियो के साथ कल मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।